नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले में के लिबरहेड़ी में रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी धन्यवाद रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रखा था। उत्तराखंड की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है। हमने सरकार में आते ही उत्तराखंड की जनता के साथ हमारे संकल्प और अपने वचन को निभाया है, उसे पूरा किया है। सीएम ने कहा कि यूसीसी किसी वर्ग या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी को समान अधिकार देने की पहल है। समानता का अधिकार सभी को मिले, महिला शक्ति की सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण हो, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भाइयों बहनों, और जिसमें गांव गरीब किसान को अपने शासन में सबसे ऊंची प्राथमिकता पर, सर्वोच्च प्राथमिकता पर किसी को रखा है, गांव गरीब और किसान को रखा है। भाइयों बहनों, मैं मोदी जी का एक बार आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके 11 वर्षों का निष्कंटक राज्य, निष्कंटक जो गरीब किसान और गरीबों को, मजदूरों को समर्पित रहा है। आज यहां उपस्थित अधिकांश किसान भाई इस बात के साक्षी हैं कि बीते 11 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों के कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पहले की सरकार के एक प्रधानमंत्री जी कहते थे, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर दिल्ली से वो 1 रुपया सब्सिडी का भेजते हैं तो वो हमारे लिब्बाहेड़ी जैसे गांव में पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता है। 15 पैसे रह जाता था भाइयों बहनों। 85 पैसा कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। आप सभी भली भांति जानते हैं, आज गरीब से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना सीधे उनके बैंक के खातों में पहुंचती है और 1 पैसे का भी कमीशन कहीं कट नहीं होता है। कहीं कोई बिचौलिया जो है आपके हक के आए हुए पैसे के बीच में डाका नहीं मार सकता है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, एक समय वो भी था जब भारत का एक भी शहर आतंकवाद से दूर नहीं था। आतंकवाद की घटनाएं वहां होती थी, हम ये नहीं कह सकते थे कि ये शहर सुरक्षित है, परंतु उस समय की सरकारों में न इच्छा शक्ति थी, न भाइयों बहनों कोई साहस था कि आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों को वो ठोस कार्रवाई कर सके, कोई ठोस जवाब उनको दे सके। वो केवल कोई घटना होती थी तो क्या करते थे, कोई घटना होती थी तो आतंकवाद की निंदा कर देते थे, आतंकिस्तान पाकिस्तान की निंदा कर देते थे भाइयों बहनों, और चुपचाप होकर बैठ जाते थे। लेकिन आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में केवल निंदा नहीं करता है, बल्कि घर में घुसकर उनके आतंकी निशानों को नेस्तनाबूद करने का काम करता है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या अभी अभी चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, इसके माध्यम से आतंकियों को उनके बिलों में ही सफाया करने का काम भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भाइयों बहनों, आतंकियों की मदद करने वाले पाकिस्तान सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिनों में ही घुटनों पर आना पड़ा और संधि की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देवभूमि का डेमोग्राफिक ये काफी बदलाव इसमें देखने को मिला है। यहां का जो मूल अस्तित्व है उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही है। इस बदलाव को रोकने के लिए हमने जहां धर्मांतरण का कानून लागू किया है भाइयों बहनों, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ से अधिक जमीन, सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्ति कराई है। इतना ही नहीं, दंगों की राजनीति करने वालों को भी सबक सिखाने के लिए हमने दंगारोधी कानून बनाया है और उसके
होने वाले नुकसान की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का इस कानून में प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, पहले यहां पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली एक संस्कृति बन गई थी, एक टेंडेंसी बन गई थी। कोई परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाया करते थे, परीक्षा कैंसिल हो जाया करती थी। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो अपनी तैयारी करते थे, अपनी मेहनत करते थे, उनके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में होने वाले दैनिक खर्चों को कम कर लेते थे। भाइयों बहनों, उनका मनोबल टूटता था। कई वर्षों से उनका चयन में नंबर नहीं आता था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसके लिए चाहे हमको कोई भी कितनी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, नकल माफियाओं को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तो हम जड़ से उखाड़ेंगे। हमने कार्रवाई करी और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। नकल का सख्त कानून लागू किया, जो पूरे देश भर के अंदर आज एक आदर्श कानून बन गया है। और इस कानून के बनने के बाद 23,000 नौकरियां, मेरे पत्रकार भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि 23,000 नौकरियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना नकल माफिया के संपन्न हो चुकी है, जिसमें गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति पूरी की जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। भाइयों बहनों, लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसे अब देवभूमि उत्तराखंड में रखा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री तेग बहादुर चैरिटेबल अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में हिंद दी चादर नाटक का मंचन किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित कर गुरुओं की शहादत को याद किया। बता दें कि सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मानवता की रक्षा के लिए सन 1675 ईस्वी में चांदनी चौक में शहादत दी थी। साल 2025 श्री तेग बहादुर साहिब जी का महान शहादत का 350वां वर्ष है, जिसे लेकर दून में भी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक आयोजन में सिख युवाओं की सहभागिता विशेष महत्व की होगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के विकास के अनेक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वहीं देश की आज़ादी के बाद हमारे सिख समाज की भी बहुत सी मांगों का पूरा करने का कार्य भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और अभी छोटे से प्रयास हम लोगों ने भी किया है, जिसके बारे में सौता जी ने यहाँ पर बताया। और सच में ये कह रहे थे कि जो है अगर समय होता तो इसमें 1-1.5 घंटे तक बोला जा सकता है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने का, और हमारा प्रयास बहुत ईमानदारी से है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देना हो, हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों को उनके बलिदान को आदर देते हुए, जिनका आप सबको पता है कि दीवार में उनको चुन लिया गया धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। पूरी देश और दुनिया को उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर इतने कालखंड बीत गए देश की आज़ादी के, अनेक आक्रांताओं का इतिहास में जिक्र आ गया, अनेक प्रकार के ऐसे लोग जिन्होंने अनेक प्रकार का नरसंहार किया, उनको भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में इतिहासों में पढ़ाया गया। तो आखिर हमारे उन साहबजादों का इतिहास में उल्लेख होना चाहिए था।
इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वीर बाल दिवस घोषित करा है। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस भारत लाना हो या 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, ऐसे अनेक काम सिख समाज के हित में प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इसके साथ ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हेमकुंड साहिब रोपवे का जो काम शुरू हो रहा है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, और ये 12.5 किलोमीटर लंबा रोपवे ये बिल्कुल निर्माण की दिशा में आगे बढ़ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की तरफ से, सभी संगत की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की तरफ से जो भी हेमकुंड साहिब आते हैं, और मैं प्रत्येक वर्ष हेमकुंड साहिब के दरबार खुलने के अवसर पर जो यात्रा प्रारंभ होती है उस यात्रा में मैं सम्मिलित होता हूँ। तो आने वाले समय में ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं वो भी 45 मिनट में पूरी हेमकुंड साहिब की यात्रा कर लेंगे, जो यात्रा आज बहुत कठिन होती है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 1947 का विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण भी कराने का संकल्प लिया है। और प्रत्येक वर्ष हम राज्य के अंदर विभीषिका दिवस पर उन सभी का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें बलिदान दिवस के रूप में भी हम मनाएंगे। इसके लिए हमने उनके जो भी संबंधित हमारे सभी अधिकारी हैं उन सभी को हमने निर्देश कर दिए हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके जीवन, उनके महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। मुझे पूरा विश्वास है इस नाटक के मंचन के द्वारा आप सभी गुरु तेग बहादुर जी के समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सेरसी बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित थे। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। इसकी इंक्वायरी सेटअप हो रही है क्या, और कुछ इसमें सरकार करेगी? मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। 9 जून को केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी शासित कई राज्यों में उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी है। बीजेपी का कहना है कि इन 11 वर्षों में सभी वर्ग का विकास हुआ है और देश दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 जून को 11 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड बीजेपी कई कार्यक्रमों को आयोजित करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश भर में बीजेपी पत्रकार वार्ता, क्विज शो, कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी और विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए तय किए हैं। इसकी शुरुआत, इसकी शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इसका शुभारंभ करेंगे और 10 जून को देहरादून में
मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने एक जिला स्तर पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया है और उसमें विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर गोष्ठी होगी। इससे पूर्व 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ये रहेगा और इसमें जो इन 11 वर्षों के लोगों के अनुभव हैं और 11 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न उस क्विज कंपटीशन में रहेंगे और लोग उसमें सहभागिता करेंगे। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए 4 सदस्यीय जिला समिति और 3 सदस्यीय मंडल समिति का गठन किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक विषय पर जिला स्तर पर 10 और 11 जून को प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विद्यार्थी, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला और आम नागरिक उस कुछ कंपटीशन में भाग ले सकता है। ऑनलाइन ये कंपटीशन रहेगा और जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर जो लोग उस कुछ कंपटीशन में रहेंगे आगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये कुछ कंपटीशन भी हमारा 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक ये रहेगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक मंडल पर संकल्प सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, इस संकल्प के साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा हो, वो अपनी भूमिका को निभाए। इसलिए संकल्प सभाएं हम लोग मंडल स्तर पर करेंगे और ये संकल्प सभाएं हमारी शक्ति केंद्र स्तर पर भी होंगी, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा स्तर पर होगी, नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर ये संकल्प सभाएं होगी। 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। तो डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को हम बूथ स्तर तक मनाएंगे और प्रदेश स्तर पर मुख्यालय में भी इसको मनाएंगे। वहीं प्रत्येक जिले में 3 वक्ता सरकार की उपलब्धियों से संबंधित 3 विषयों पर अपनी बात रखेंगे। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को पक्के मकान प्रदान करना, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व वंदना योजना से लेकर महिलाओं की सैन्य सेवाओं में नियुक्ति, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन 11 वर्षों में हर मोर्चे पर महिलाओं को सम्मान, अवसर और अधिकार मिला है। 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश के संविधान की हत्या करते हुए नागरिकों के मूल अधिकारों को सीज किया गया, संविधान के ढांचे को तहस नहस करने का काम किया। तो इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने की बात करती है, लेकिन संविधान की हत्या किस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान की है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या दिवस 25 जून को मनाएगी। ये बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के द्वारा इस अवसर पर किए गए हैं और इसके लिए हमारी जिला स्तर पर कार्यशालाएं 6 जून तक संपन्न हो चुकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण इन सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। 2 चीजें समझना। सीएम धामी आगे लिखते हैं कि आज भारत की बेटियां सिर्फ स्वप्न दृष्टा नहीं, स्वप्न साकार करने वाली भी हैं। वो आकाश में उड़ान भर रही हैं, सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेतृत्व करते हुए निर्णय भी ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर निगम की ओर से राजधानी की गलियों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 5500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे शहर की 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें सोलर ऊर्जा से संचालित हो सकेंगी। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें, तो उतना
अच्छा रहेगा, हमारे हित में रहेगा। हमारे एक तो बहुत खर्चा भी उससे कम होगा और साथ साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग करना आज के समय में सबसे ज़्यादा हितकारी भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हितकारी है। तो इसके लिए हम एक कोई ऐसा वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू करना चाहते हैं कि जिससे पहले एक बार उसके मेरिट्स डिमेरिट्स और प्रैक्टिकली उसे देखें एक बार लगा के कि भाई इसमें कितने प्रकार से, जैसे अब बरसात का समय है तो कितने समय तक वहाँ पे बिजली नहीं आ पाएगी, या स्ट्रीट लाइट्स अगर हम उसमें लगाते हैं लाइट्स को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयोग करते हैं तो कितने समय उसमें लगता है, तो थोड़ा सा ये दिख जाएगा प्रैक्टिकली। उसके बाद हम उसको पूरे देहरादून के अंदर प्रयोग करेंगे। 2016 को लेकर अभी भी उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच चल रहे मामले पर बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, यह तो रावतों की लड़ाई है और एक मयान में दो तलवार, वो भी दो धारी तलवार कैसे रहेगी। यही कारण है कि संगठन के नाम पर कांग्रेस जीरो हो चुकी है। ये दो ठाकुरों की लड़ाई है, ये दो रावतों की लड़ाई है और एक मयान में दो तलवार, जिस तरीके से कांग्रेस और वो भी जो है दो धारी तलवारें, वो भी ऐसी तलवारें की जो एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं। और संगठन के नाम पर अगर मैं कहूं तो जीरो हो चुकी है कांग्रेस। और अब उनके नेता 2016 का वो जो दंश है, एक दूसरे के ऊपर उसका आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। एक ने कहा था आंखें बंद कर लूंगा, इस प्रदेश को लूटने का काम करो, दूसरे के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। और वो वरिष्ठ नेता जो उत्तराखंड के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, जो ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं चाहता उस वक्त, अगर मैं नहीं कोशिश करता तो यहाँ का कोई भी प्रदेश का बड़ा नेता उनको पार्टी में नहीं लेता। और उन्होंने जिस तरीके से हरक सिंह रावत जी है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के उस दिग्गज के ऊपर आरोप लगाने का काम किया कि 2022 या 2017 कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया, तो आज मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर पहले तो समन्वय बनाने की आवश्यकता है, अपने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। मलिन बस्तियां तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती 50 साल पहले की है। उन्होंने कहा कि जब ये बस्तियां बस रही थी तब आपने बसने दी, आज जब उनके मकान बने, उनके यहाँ बिजली, पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सीवर लाइन और सड़कें हैं, वहाँ के विधायक पार्षद हैं और बीजेपी वोट ले रही है, तो अब बीजेपी को ये बस्तियां क्यों चुभ रही हैं। साथ ही देहरादून की 40% आबादी इन्हीं मलिन बस्तियों में रहती है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।